नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बोलो बोलो मुंह तो खोलो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं की राय का कार्यक्रम है, जो युवाओं के एक्सप्रेशन का, उनकी अभिव्यक्ति का कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश की सबसे ताकतवर शख्सियत, बल्कि दुनिया की राजनीति की एक बेहद ताकतवर शख्सियत, नाम नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। हम बात करेंगे कि उनके व्यक्तित्व में क्या चीज़ें बेहतरीन हैं। एक बड़े फैसले करने वाले प्रधानमंत्री, एक बड़े फैसले करने वाली सरकार। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ी है। और आज जिस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी देश के एक बड़े हिस्से में, राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन आपने बेहतरीन फैसले किए हैं, देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जो जवाब चाहती हैं, और ये हमेशा होता है। और एक ताकतवर राजनेता और एक काबिल राजनेता के सामने तो ये चुनौती और अधिक होती है। सबसे पहले मनमीत, आपसे ही मैं आगाज़ करता हूँ, आरंभ करता हूँ। एक युवा के नाते आप किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को? देखिए सर, देखने के लिए मुझे किसी से उनकी तुलना करनी पड़ेगी। और अगर आज के इस दौर में मैं तुलना करने के लिए जाऊं और उनके विपक्ष में देखूं, तो मुझे कोई तुलना करने के लिए मिल ही नहीं रहा है ऐसा जो उनकी टक्कर में आ चुके। हमको कंपेयर करने के लिए एक अच्छा कंटेस्टेंट चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें और उसके बाद तुलना कर सकें कि हाँ यार, बेटर कर सकते हैं, बेटर कर रहे हैं, या क्या चीज़ जो इनसे मिस हो रही है। कुछ इनके जाने अनजाने में कुछ चीज़ें जो मिस हो रही हैं, जो इनसे जनता नाराज़ है, वो करने के लिए, वो मुद्दे उठाने के लिए एक बहुत ही मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल वो अभी एक, जैसा आपने वाला बिखरा हुआ है, तो वो एक बहुत ही उसको विपक्ष को एक बहुत ही अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। सबसे एक कहावत ये कहती है कि सबसे अच्छा जो व्यक्ति है या जो अपने राइवल्स पर निगाह रखता है और उन्हें डे बाय डे कमज़ोर करता चला जाता है। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी में ये सलाहियत है, ये काबिलियत है? अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे ज़्यादा नज़र अपने दुश्मनों पे ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको असफल करने पे तो उन्हीं का जोर लगा हुआ है ना सर। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से उतना जोर तो इनका लग ही नहीं रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो उनके दुश्मन इतना काम शायद नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष में एक बड़े लेवल पे आवाज़ नहीं उठ रही है। सबसे पहले तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी इस बात से बिल्कुल नाराज़ तो नहीं होंगे कि अगर अपोजिशन कमज़ोर हो रहा है तो इस बात से नाराज़गी का कोई वो नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद कभी इस बात पे सामने नहीं आएंगे और नहीं आना भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि चतुर पॉलिटिशियन है, तो एक चतुर व्यक्ति और समझदार व्यक्ति, मैं दोनों कहूँगा, दोनों को ये बात कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए सबके सामने कि मैं तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही उनकी महानता है और इसी में नरेंद्र मोदी काबिल तारीफ़ हैं। थोड़ी सी मन की बात मैं अपनी कह रहा हूँ। और मुझे लगता है अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी मानसिकता एक जैसी तो होगी नहीं। ठीक है, एजेंडा एक हो सकता है, लेकिन मानसिकता एक होनी, ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती। तो अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है वो समझने वाली बात है। और जो कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है ना, हम कांग्रेस मुक्त हो ही रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसमें केवल बीजेपी का हाथ नहीं है, जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। तो कांग्रेस कैसे इन्वॉल्व होगी? अब उनके नेता अगर इधर आ रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट तो है कहीं ना कहीं। अगर मान रहे हैं इस बात को तो इन्वॉल्वमेंट तो है। हाँ, मुस्कान कुछ कहना चाह रही थी। जैसा कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नेता यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, तो हमें उसमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए, ये भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस कहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। इसमें बिल्कुल मैं कहूँगी कि मोदी जी का योगदान है, एक सफल नेता के तौर पर वो उभर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पीछे या नीचे खींचने में वो क्यों सफल हो गए, तो वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ पर खुद कुछ श्योरिटी नहीं है। एक चेहरा जो उभर कर आता है वो नहीं है। और हमें शायद क्या राजनीति पीछे चल रही है उस चीज़ से हम पूरी तरह से वाकिफ़ ना हो शायद, लेकिन कहीं ना कहीं जिस इंसान ने पार्टी बदली वो शायद अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड नहीं है अपनी पार्टी से, या जिस तरह से उन्हें देखा जा रहा है। या शायद मैं यहाँ पर क्लियरली एक बात कहना चाहूँगी जो मेरे मन में है कि कांग्रेस को मैं एक ऐसी पार्टी के तौर पर देख रही हूँ आज की तारीख में जहां राहुल गांधी को एज अ फेस पोर्ट्रे करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए और उन्हीं को उस पोजीशन पर बनाए रखने के लिए जो उनके बाकी पार्टी के काबिल नेता हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है। और
मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नेता जो अपने आप में वो एफिशिएंसी देखता है वो इस चीज़ हम्बल बिगिनिंग्स की बात की, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये केवल पॉलिटिक्स में नहीं, मैं अगर क्रिकेट में जाता हूँ तो क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जनता महेंद्र सिंह धोनी की तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि जो बिगिनिंग दिखाई गई हो, चाहे फिल्म के कारण दिखाई गई हो या चाहे सच्चाई में वैसा रहा हो, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और सेम सिनेमा में होता है, हम जो नॉर्मल जनता है वो सलमान खान की तरफ शायद इतनी आकर्षित ना हो अगर उसको बहुत ज़्यादा कैनवास पसंद है, लेकिन वो शाहरुख खान की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये हम्बल बिगिनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रादर देन द थिंग कि सामने वाले को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। तो इनका अगर ये पीआर है तो पीआर ही कह लें, या अगर सही में ऐसा है तो फिर भी पीआर ही लेकिन कह आप लें। युद्ध में मोरालिटी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब महाभारत में कर्ण का पहिया कीचड़ में फंसता है तभी कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मारो। अब ये नैतिक प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो फंस गया है और जो बार बार कह भी रहा है कि आप मत वार करिए, इस समय आप दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, आप अगर मुझे मारेंगे तो कमज़ोर पर आपने कमज़ोरी की स्थिति में वार किया। लेकिन कमज़ोरी आज हम ये तो नहीं याद करते कि वो कमज़ोर था। मुस्कान का ये पॉइंट बड़ा मजबूत लगा मुझे कि आप कमज़ोर खुद हैं क्या? ये कांग्रेस के लिए रिट्रोस्पेक्शन का विषय है। मैं मैम की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ, मुस्कान की बात से जी मैं समझता हूँ, चाहे वो 2014 का जनरल इलेक्शन हो, चाहे 2019 का जनरल इलेक्शन हो, चाहे रीजनल इलेक्शंस हो, ये लड़ाई डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी की रही है, जहाँ हमारे पूरे यूथ ने और हमारे देश के सभी लोगों ने डेमोक्रेसी को चुना है डायनेस्टी को हटाकर। तो मैं समझता हूँ ये अब बहुत इम्पोर्टेंट। ये मुझे बताइए कि डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी, कोई अगर डॉक्टर है और उसके यहाँ 5 पीढ़ी से डॉक्टर निकले हैं और वो नर्सिंग होम भी देख रहे हैं या और सौभाग्य से वो सब बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये फला परिवार डायनेस्टी रूल कर रहा है? डायनेस्टी एंड डेमोक्रेसी, इन दोनों में जिस कंटेक्स्ट में डायनेस्टी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये इंडियाज़ डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट रहा है। चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे वो कुछ नेशनल पार्टीज़ हो, उनमें अगर डायनेस्टी ये बहुत ठान ले कि हमको की गवर्नमेंट रोल ही प्ले करने हैं, हमको मिनिस्टरशिप्स ही चाहिए, और उसके कारण जो वर्दी वहाँ पे साथी हैं उनके उसी पार्टी में, उनको आगे नहीं करना, यहाँ पे डायनेस्टी चीज़ गलत आ जाती है। नहीं, क्या आप मानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को की जगह कोई और कांग्रेस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनता है तो क्या कांग्रेस बदल जाएगी, सी चेंज हो जाएगा, लोग प्यार करने लगेंगे, बहुत बहुत समर्थन देने लगेंगे? डायनेस्टीज का रोल तो खत्म होगा, वहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर है वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में आएगी। अभी अगर चाहे हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में भी यही सुना था कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के कुछ लोग उनको कंट्रोल करते थे, ये चीज़ तो ख़त्म होगी। पॉलिटिकल डिसकंटेंट होना सही है, पर पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करना और मैं समझता हूँ कि ये उसी पार्टी का रीज़न है। उनको अपने अंदर रिफॉर्मेशंस लाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और इसी को लेकर बीजेपी टारगेट करी जा रही है। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए और इंटरनल रिफॉर्मेशंस लाकर डायनेस्टी ख़त्म करके डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स उनको इनकलकेट करने चाहिए। अगर मैं जल्दी विकेट गंवा रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। बिल्कुल, मेरा स्टांस ठीक नहीं है, मेरा बैकलिफ्ट ठीक नहीं है, फ्रंट फुट ठीक नहीं है, बैक फुट ठीक नहीं है, तो मैं आउट तो हो रहा हूं। बिल्कुल। और उसके लिए ईवीएम कितनी जिम्मेदार है या दूसरी चीज़ें हैं, इस पर बात करना थोड़ा सा एक बड़ा अलग दिशा में चला जाता। फातिमा, सर, जैसे कि आपने कहा कि ये युद्ध है, तो इसमें हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो भी आपका एनिमी है वो आप पे थोड़ा सा नरमी से पेश आएगा या आपको समझेगा कि ठीक है, अगर जैसे आपका कुछ ठीक नहीं है या आप फेल हो रहे हैं तो आपको छोड़ दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसा है जहाँ पे हर कोई देश के लिए काम करना चाहता है, हर कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है कि हम कुछ करें, हर कोई शाइन करना चाहता है लाइक एनी अदर फील्ड। तो इसलिए जिसको मौका मिलेगा वो उसको यूज़ करके और आगे बढ़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने बखूबी किया है। उन्होंने हर बार अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद भी क्रिएट करी हैं। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? सर, कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी कमियां हैं, पहले तो मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप में कुछ कमी है, अभी आपको लगता है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम कमज़ोर हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है एक्सेप्टेंस में, क्योंकि पहले ही स्टेज होता है एक्सेप्ट करना, तभी आप अपनी गलतियों पे कुछ काम कर सकेंगे। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है
तब तक फिर आगे कुछ काम नहीं होगा। जी, एक मैं कुशाग्र से क्विक एक इनका रिएक्शन ले लेता हूँ। जी सर मेरे ख्याल से सुपर 30 एक बहुत चर्चित फिल्म रही है जिसमें ऋतिक रोशन बोलते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, हकदार होगा। बट हमने देखा है हमारा भारत का इतिहास रहा है, कितने राजाओं के बेटों ने भी कितने सफलता से राज किया है, चाहे वो कोई डायनेस्टी हो चाहे को हो। लेकिन मुझे ये बताइए कुशाग्र कि डेमोक्रेसी में क्या राजा और क्या फकीर, चुनने वाली जनता है। जी सर, जी सर, तो जनता भी उसी चुनेगी जो उनके पास सामने विकल्प होगा। सर अपॉर्चुनिटी सबको थाली में परोस के नहीं दी जाती है। ठीक है, जो रूल कर रहे हैं उनके पास प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, बट सर ये तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है कि नीचे से भी इंसान उठ सकता है। अगर आप ऊपर ऊपर देखते रहे नहीं वहाँ पे तो जगह नहीं है, हम ऊपर कैसे जाएंगे, तो सर आपको थाली में तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद मेहनत करिए। ठीक है, अगर आप सफल नहीं हो सकते तो आप राय बना सकते हैं, बट आप मेहनत करने से पहले, आप कोशिश करने से क्या पहले, आप ये भी मानते हैं कि राजा का बेटा होना एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है? जी सर, एक टर्म होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी होगा। अगर आपको जनता पे रूल करना है तो आपको उनके जैसा दिखना भी होगा। हो सकता है आप बहुत बड़े ख़ानदान से हो, आपके पास दुनिया भर की सारी लग्जरी हो, बट अगर आपको जनता का भरोसा जीतना है तो आपको उन्हीं के स्तर पे दिखना भी पड़ेगा। ये होता है एक डिसएडवांटेज है कि इंसान अपनी खुद की राय, खुद का इंटरेस्ट वो ढंग से नहीं बता सकता है। हमें नहीं पता राहुल गांधी जी अभी माननीय राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, उनकी क्या विचारधारा है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, उनके पीछे इतना बड़ी पार्टी का नाम जुड़ गया है कि हम जानते ही नहीं कि उनका असली व्यक्तित्व क्या है, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। चलिए अब बात से मैं एक छोटी रिएक्शन आप। सर मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन इसलिए सर कम्युनिकेशन गैप सर बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के प्रति। उनके सर नीचे लेवल के जो वर्कर्स हैं शायद वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे जो उनका जो गैप बन रहा है सर, और ऊपर लेवल के लीडर्स भी जो हैं शायद वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा एक रहे। तरफ बीजेपी का बहुत स्ट्रांग कैडर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और कांग्रेस उसके मुकाबले संगठन में बहुत कमज़ोर है। यस सर, हाँ। यही आ रहा है कि मतलब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो चाह रहे हैं, उनका प्लान क्या है वो बता नहीं पा रहे लोगों को कि क्या चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अब जनता पे ही छोड़ दिया है कि वो ही एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करे। 5 या 10 साल बाद खुद ही वो चेंज जब चाहेंगे तो जब कांग्रेस को ला दें, लेकिन वो खुद से कोई ऐसी कोई तैयारी अब वर्क नहीं कर रहे हैं। चलिए आपके पास मैं आऊँगा, पहले पीछे से एक रिएक्शन लेकर। जी सर मेरे अकॉर्डिंग जैसे जो मोदी जी की पर्सनालिटी है कि एकदम क्लियर विजन है और रिस्क टेकिंग वाला एटीट्यूड है उनका थोड़ा, कि वो जब से सत्ता पे आए हैं उनने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि पूरी जनरेशन ही हिल गई है। कि उनने शुरुआत में वो डीमोनेटाइजेशन किया जिसके वजह से एक बहुत मेजर चेंज उसके लिए आया। तो क्रिटिसाइज भी किया गया उनको। सर अब ओपिनियंस हैं, उसको आप कोई आप उसको पॉजिटिव अच्छा लेता निर्णय है। मानती हैं? सर मैं तो काफ़ी अच्छा निर्णय मानती हूँ, क्योंकि हाँ हालांकि एक मिडिल मैन, एक कॉमन पर्सन के लिए वो इतना ना लाभदायक हुआ ना कुछ कमज़ोरी हुई उस डिसीजन से, बट जो करप्शन वाली चीज़ है वो काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पे ठीक हुई। बट वही सर कि लोग अच्छाइयाँ देखने के बजाय बुराइयों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मीडिया में उस टाइम पे काफ़ी इस बात का इशू हुआ था कि उनके सत्ता पे आने से काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हो गई, काफ़ी बड़ा अच्छा issue मुझे हो ये गया। बताइए, माफ़ कीजिएगा मैं बीच में आपको इंटरप्ट जी, कर हाँ रहा जी। हूँ, कि सबसे अच्छा नज़रिया क्या होता है ज़िंदगी में? आप क्या सोचते हैं कि आप चाहे शाहरुख खान को बहुत पसंद करें या आप धोनी को बहुत पसंद करें या प्राइम मिनिस्टर को पसंद करें, लेकिन हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए, या मैं उसको ये नहीं कहूँगा क्रिटिसिज्म, मैं उसको कहूँगा समालोचना, कि कोई भी व्यक्ति क्या बियॉन्ड है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिस पर आप बात करेंगे कि ये और बेहतर होना चाहिए। इस नज़रिए से कितने लोग देखते हैं, या आपको लगता है नहीं डाई हार्ड फैन है तो हैं, अब कोई और बात नहीं होगी? सर लूप होल्स तो सब में होते हैं, इनकी गवर्नमेंट में भी, इनकी सत्ता में भी काफ़ी लूप होल्स हैं, बट ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि इन्हें एक बार सेट कर दिया है कि अब जो अपकमिंग फ्यूचर में जो भी लीडर आता है उसे इतने एटलीस्ट चेंजेस करने ही पड़ेंगे टू बी इन द रूलिंग पार्टी। जी अमन। किसी भी मनुष्य की एक पूरी व्यक्तित्व का 10% हिस्सा भी नहीं होता उसके राइवल्स का कितना कमज़ोर होना या कितना ताकतवर होना। तो आज हम शायद मोदी जी के बाकी 90% के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। तो उस 90% का जो है वो चलता है, मतलब अगर वो प्रधानमंत्री हैं
प्रधान सेवक हैं, मेरे लिए प्रधान सेवक हैं अगर वो, तो मैं उनकी कमी या उनकी अच्छाई के बारे में ज़्यादा बात करना मतलब चाहूँगा कि कांग्रेस की कमी के बजाय से के बजाय। तो उस पर अगर मैं कहूँ तो जैसा कि एक मतलब समालोचना वाली बात है, तो शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति आई, कोई शक नहीं है वो सबसे अच्छा कदम था, सबसे अच्छा कदम रहा है अभी तक भाजपा सरकार का मेरे अनुसार। ना मैं उतना 370 हटाने को मानूंगा और डिमोनेटाइजेशन की तो कोई एक बात ही नहीं है, है ना, लेकिन नई शिक्षा नीति और दूसरा स्वच्छ भारत का एक वो दे देना। तो आप जैसा वो नहीं होता है कि एक जानवर की हत्या करने के बाद अगर सलमान खान बीइंग ह्यूमन चला रहे हैं तो क्या वो अच्छे आदमी बन जाएंगे? शायद नहीं। वैसे ही उल्टा भी एक एंगल देखें, कोई अगर अच्छा आदमी एक गलती कर दे तो ये दो अच्छी चीज़ों के बलबूते मैं सरेआम जो गलतियां हैं कि जो सरेआम जो कमियां हैं, एक मैं व्यक्तित्व की बात करूं अगेन, अगर अपन एकदम अपने एजेंडा पे ही रहें वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जी थोड़ा समझने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है जी। आप मेरी बात मतलब नहीं, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन कि उसमें मतलब अगर अपन सार देखें, इसका सार अल्टीमेटली क्या है कि एक व्यक्तित्व है, जैसा इन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, मेरी समझ से वो किसी भी उस लेवल के लिए यूज़ करना गलत है कि कंट्रोल किया जाता था, या कहा मैं कांग्रेस का समर्थक तो दूर की बात, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं है, मैं कांग्रेस को इतना जानता ही नहीं हूँ, ना भाजपा को इतना जानता हूँ या कि मैं किसी का समर्थक हो सकूँ। ये सेवक ही है मेरे लिए। अगर जितना सेवक इस देश का मैं हूँ, अपनी सेवा इस देश की मैं पूरी कर रहा हूँ, जो शायद नहीं कर पा रहा हूँ, तो ही मुझे हक है एक दूसरे नौकर पे उंगली उठाने का। पहली बात तो ये आती, बट चूंकि ये सारी बातें कब होनी चाहिए? जब चुनने का मौका मिले। थोड़ी सी घुमावदार बातें हैं अमन की, लेकिन वो लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, तो जाहिर तौर पर वो जैसा सोचते हैं, उनकी घनेरी जुल्फ़ें जो हैं उसी तरह घनी उनकी बातें हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कांग्रेस वीक है, और कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी की ही समझदारी है कि उन्होंने अपने राइवल्स पे हमेशा नज़र रखी और इस चीज़ का ध्यान दिया कि उनकी क्या कमज़ोरी है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स उठाए। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अभी तक काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने लिए थे पहले, और नरेंद्र मोदी जी भी अब एकदम वैसे ही बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। लोकतंत्र में अपोजिशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका सपोर्ट होता है। तुर्बी, मेरे सभी साथियों ने कहा कि कांग्रेस बहुत एक वीक पार्टी है, तो मुझे लगता है कई खामियां बीजेपी में भी हैं, बट अगर हम अभी की सिचुएशन देखें या हम इलेक्शंस 2019 को देखें तो वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं था, वो मोदी जी वर्सेस कांग्रेस था या कोई भी और पार्टी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि चाहे वो रीजनल इलेक्शन 2014 को भी मोदी वर्सेस कांग्रेस ही बोलूँगा, क्योंकि अगर वो कोई भी इलेक्शन हो, हमेशा अगर बीजेपी जीत रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एक मोदी जी का होता है, मतलब उनका नाम होता है उनके साथ। और ये चीज़ वो लोग इस वजह से जीतते हैं क्योंकि जो उनकी लोकप्रियता है वो इतनी ज़्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो उनसे कनेक्ट कर पाती है। जो राहुल गांधी के केस में या कोई और अभी जो लीडर आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुरभि आपने उठाया है कि क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोग अगर मैं आऊँगा आपकी तरफ, कनेक्ट अगर आप किसी से कर पाते हैं तो आप अपनी बात उसको बता पाते हैं। तो ये कनेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर में कहाँ देखते हैं? किन चीज़ों से आपको फील होता है कि आप उनकी बातों से एक कनेक्शन फील कर रही हैं? सर, मन की बात जो उनका प्रोग्राम आता है, ये इनिशिएटिव अभी तक जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोई भी और प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया है कि वो डायरेक्टली अपनी पब्लिक से कम्युनिकेट करे, उनसे बात करे, उनकी प्रॉब्लम्स सुने, और इवन थ्रू ट्विटर और बाकी जो भी उनके हेल्पलाइंस हैं उसमें भी हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया या जिस तरह से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मन की बात वो करते हैं। ये चीज़ें कांग्रेस की तरफ से किसी टॉप लीडर्स की कोशिशें उतनी विगरसली सामने नहीं आती हैं। कुशाग्र सर, हम बात कर रहे हैं मोदी जी की, राहुल गांधी जी की, कि उनमें क्या बुराइयां हैं, उनकी क्या अच्छाई हैं, बट हम ये भूल गए हैं सर कि ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे जो असली ताकत है वो प्रजा में है। रोज़गार को, चीन को और भी जो चैलेंजेस हैं, भारत को एजुकेशन के फ्रंट पर और हेल्थ के फ्रंट पर नंबर 1 बनाने के लिए या दुनिया के फ्रंटलाइनर कंट्रीज़ में शामिल करने के लिए मोदी साहब, इसके लिए भी आप बड़े फैसले करें।
तो अगली बार फिर बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एक और एपिसोड में युवाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे। एक बार फिर आप सभी युवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी